अगर मैं कहूँ कि इंसानों को किसी भगवान ने नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता ने बनाया था जो हमसे लाखों साल आगे थी और वही सभ्यता एक दिन पूरी मानव जाति को खत्म करने वाली थी, तो शायद आपको यह कहानी किसी साइंस फिक्शन जैसी लगे। लेकिन इस मिशन में जो सच सामने आता है वह इंसानों की पूरी इतिहास की किताब बदल देता है। और यकीन मानिए, असली डर एलियन से नहीं बल्कि उस सवाल से है जिसका जवाब पूरी फिल्म में हर कोई ढूंढता रहता है। आखिर हमें बनाया किसने, और अगर बनाया तो फिर हमें मिटाना क्यों चाहता है। कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड के एक सुनसान ग्रह से होती है। वहाँ एक विशालकाय प्राणी खड़ा है जिसे बाद में लोग इंजीनियर कहते हैं। उसका शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन ताकत, बुद्धि और बनावट हर मायने में उनसे कहीं आगे है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक रहस्यमयी काला तरल पी लेता है। कुछ ही पल बाद उसका शरीर अंदर से टूटने लगता है, उसकी कोशिकाएं बिखर जाती हैं और आखिरकार उसका पूरा शरीर समुद्र में मिल जाता है। यहीं से एक चमत्कार जन्म लेता है। उसके टूटे हुए जीन इस ग्रह के पानी में घुल जाते हैं और धीरे धीरे नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर जीवन की पहली नींव इसी बलिदान से रखी गई हो। अगर यह सच है तो इंसानों की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी हम हमेशा से मानते आए हैं। हजारों साल बीत जाते हैं, फिर 2089 में स्कॉटलैंड के एक पुराने पहाड़ी इलाके की गुफा में वैज्ञानिकों को एक बेहद प्राचीन चित्र मिलता है। वह चित्र करीब 35,000 साल पुराना होता है। उसमें एक विशालकाय इंसान जैसी आकृति आसमान में चमकते एक तारे की ओर इशारा कर रही होती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसे ही चित्र दुनिया की कई अलग अलग सभ्यताओं में भी मिले थे, जबकि उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। इस खोज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद यह कोई निमंत्रण है, शायद किसी ने बहुत पहले इंसानों को अपने पास बुलाने की कोशिश की थी। इसी उम्मीद के साथ 5 साल बाद एक ऐतिहासिक मिशन तैयार किया जाता है, लेकिन उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला है। एक विशाल अंतरिक्ष यान जिसका नाम प्रोमेथियस होता है 17 बेहतरीन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को लेकर उस रहस्यमयी तारा प्रणाली की ओर निकल पड़ता है। यात्रा इतनी लंबी होती है कि पूरी टीम को कृत्रिम नींद में सुला दिया जाता है। पूरे जहाज की जिम्मेदारी एक एंड्रॉइड के कंधों पर होती है जिसका नाम डेविड है। 2 साल और 4 महीने तक डेविड अकेले पूरे जहाज की देखभाल करता रहता है। वह इंसानों की तरह दिखता तो है, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाएं पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सिर्फ आदेश नहीं मान रहा बल्कि अपने मन में भी कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। आखिरकार जहाज अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाता है। डेविड सभी यात्रियों को जगाता है। लंबी नींद की वजह से सबकी हालत थोड़ी खराब होती है। कोई ठीक से चल नहीं पा रहा होता तो किसी को चक्कर आ रहे होते हैं। थोड़ी देर आराम और खाना खाने के बाद पूरी टीम को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यहीं पहली बार उन्हें इस मिशन का असली मकसद बताया जाता है। जहाज के मालिक और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के संस्थापक पीटर वेलैंड का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलाया जाता है। वह बताता है कि अगर उन प्राचीन चित्रों का मतलब सही है तो इंसानों के निर्माता इसी ग्रह पर रहते थे। इसलिए यह मिशन सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की असली शुरुआत जानने की कोशिश है। टीम में मौजूद डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उसके साथी चार्ली को पूरा यकीन होता है कि यही वे इंजीनियर हैं जिन्होंने इंसानों को बनाया था। उनके लिए यह सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। मीटिंग खत्म होने के बाद जहाज की प्रभारी महिला विकर्स दोनों वैज्ञानिकों को अलग से बुलाती है। उसका व्यवहार शुरू से ही थोड़ा ठंडा और रहस्यमयी होता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर उन्हें सचमुच इंजीनियर मिल भी जाए तो बिना उसकी इजाजत उनसे कोई बात नहीं करनी है, पहले उसे खबर दी जाएगी। यह बात सुनकर दोनों को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। आखिर अगर इतने लंबे सफर का मकसद उनसे मिलना है तो फिर बात करने से रोकने की क्या वजह हो सकती। लेकिन जिस आदमी ने इस मिशन पर अरबों की दौलत खर्च की थी उसके नियम मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ ही देर बाद प्रोमेथियस उस रहस्यमयी ग्रह की कक्षा में पहुंच जाता है। बादलों के बीच से नीचे झांकते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। सामने एक इतना विशाल पहाड़ खड़ा होता है कि उसके सामने माउंट एवरेस्ट भी छोटा दिखाई दे। पहली नजर में ग्रह पूरी तरह सुनसान लगता है। कहीं कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं और न ही किसी जीवित सभ्यता का कोई संकेत। ऐसा लगने लगता है कि शायद इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन तभी जहाज के सेंसर जमीन पर कुछ सीधी रेखाएं पकड़ लेते हैं। प्रकृति इतनी सीधी रेखाएं कभी नहीं बनाती। इसका मतलब साफ था, इस ग्रह पर कभी किसी बुद्धिमान सभ्यता का अस्तित्व जरूर था और यही खोज उन्हें उस जगह ले जाने वाली थी जहां इंसानों के जन्म का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। जैसे ही टीम उस रहस्यमयी जगह के करीब पहुंचती है, हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या सच में यहाँ कभी इंसानों के निर्माता रहते थे या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम था जो उन्हें मौत के दरवाजे तक खींच लाया था। सभी लोग अपने स्पेस सूट पहनकर सावधानी से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा होता है कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही होती है। सामने बने विशाल गोलाकार ढांचे हजारों साल पुराने लगते
देखते हैं। उनकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि इन्हें किसी बेहद उन्नत सभ्यता ने बनाया था। अंदर पहुंचते ही भूविज्ञानी छोटे छोटे उड़ने वाले स्कैनर छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में वे पूरी इमारत का त्रिआयामी नक्शा बनाकर जहाज पर भेज देते हैं। अब टीम को पता था कि किस रास्ते से आगे बढ़ना है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। वहाँ की हवा इंसानों के सांस लेने लायक थी। ऑक्सीजन का स्तर लगभग पृथ्वी जैसा था। जांच के बाद सभी अपने हेलमेट उतार देते हैं। इतनी दूर किसी दूसरे ग्रह पर बिना मास्क के सांस लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह पूरी तरह खाली नहीं है, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। इसी दौरान डेविड की नजर दीवार पर बनी एक अजीब आकृति पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह उसे छू देता है। अचानक पूरी दीवार चमक उठती है और उनके सामने एक त्रिआयामी दृश्य उभर आता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। उस दृश्य में कई विशालकाय इंजीनियर जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक चीज ने उन पर हमला कर दिया हो। डेविड तुरंत उस दृश्य का पीछा करता है और बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। उसके नीचे एक इंजीनियर की बिना सिर वाली लाश पड़ी होती है। उसका सिर दरवाजे के दूसरी तरफ कटकर गिरा हुआ था। यह इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत था। अब किसी को शक नहीं रहा कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। टीम उस शरीर की जांच करती है और उसे रिसर्च के लिए जहाज पर भेजने का फैसला करती है। लेकिन डेविड की दिलचस्पी कहीं और थी। वह चुपचाप ऊपर चढ़कर उस पत्थर के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे के पीछे का नजारा और भी रहस्यमयी था। वहाँ इंसानों जैसी शक्ल वाली एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसके चारों ओर सैकड़ों काले रंग के अजीब बर्तन रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर सुरक्षित छिपा कर रखा हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का माहौल बदलने लगा। उन बर्तनों के अंदर मौजूद काला तरल धीरे धीरे बाहर रिसने लगा। डेविड ध्यान से उसे देखने लगा। पहली नजर में वह किसी साधारण तरल जैसा लगता था, लेकिन उसमें कुछ जिंदा होने का एहसास था। उधर डॉक्टर शॉ ऊपर बनी दीवारों को देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वहाँ बने चित्र बदल चुके हैं। अब उन पर एक डरावने जीव की आकृति दिखाई दे रही थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वह सबको बिना समय गंवाए बाहर निकलने के लिए कहती है। पूरी टीम वापस लौटने लगती है, लेकिन किसी की नजर जमीन पर रेंग रहे छोटे छोटे कीड़ों पर नहीं जाती जो उस काले तरल के संपर्क में आ चुके थे। उसी समय जहाज से खबर आती है कि एक भयंकर रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बाहर रहना आत्महत्या के बराबर था। कप्तान बार बार रेडियो पर उन्हें तुरंत लौटने के लिए कहता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अपनी खोज में इतने खो चुके थे कि वे नमूने इकट्ठा करने में लग जाते हैं। और तभी डेविड मौका देखकर उन रहस्यमयी बर्तनों में से एक अपने साथ छिपा कर ले लेता है। उसकी इस हरकत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यही छोटा सा फैसला आगे चलकर पूरी टीम की किस्मत बदलने वाला था। कुछ देर बाद तूफान इतना खतरनाक हो जाता है कि 2 सदस्य रास्ता भटक जाते हैं। बाकी लोग मजबूरी में उन्हें वहीं छोड़कर जहाज लौट आते हैं। उन्हें लगा कि वे सिर्फ कुछ घंटों के लिए पीछे रह गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी अंधेरी इमारत के अंदर मौत उनका इंतजार कर रही थी। तूफान बाहर कहर बरपा रहा था, लेकिन असली तबाही उस इमारत के अंदर शुरू हो चुकी थी। जिन 2 लोगों का संपर्क टीम से टूट गया था, उन्हें अब हर पल महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हर कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उधर जहाज पर डॉक्टर शॉ और बाकी वैज्ञानिक उस इंजीनियर के कटे हुए सिर की जांच शुरू कर देते हैं। उसका हेलमेट हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। उसका चेहरा लगभग इंसानों जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका शरीर कहीं ज्यादा विशाल और ताकतवर था। वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि शायद उसके दिमाग की कुछ कोशिकाएं अभी भी काम कर रही हों, इसलिए वे हल्का विद्युत प्रवाह देकर उसे सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल तक कुछ नहीं होता। फिर अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। पूरा कमरा सन्न रह जाता है, लेकिन यह चमत्कार ज्यादा देर नहीं टिकता। उसके चेहरे पर अजीब सूजन आने लगती है। काले रंग का तरल बाहर निकलने लगता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसका सिर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। जांच पूरी होने के बाद भी एक बात साफ हो जाती है, उस इंजीनियर का डीएनए लगभग इंसानों से पूरी तरह मेल खाता था। इसका मतलब अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इंसानों और इन रहस्यमयी जीवों के बीच कोई गहरा रिश्ता जरूर था। लेकिन दूसरी तरफ डेविड किसी और ही मिशन पर लगा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में उस रहस्यमयी बर्तन को खोलता है। उसके अंदर छोटे छोटे पात्र रखे होते हैं जिनमें वही काला तरल भरा हुआ था। वह उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता दिखाई देती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वह शराब की एक बोतल लेकर चार्ली के पास पहुंचता है। दोनों सामान्य बातचीत करने लगते हैं। मौका मिलते ही डेविड अपनी उंगली पर लगा काला तरल चुपके से चार्ली के गिलास में मिला देता है। चार्ली को जरा भी शक नहीं होता। वह एक ही घूंट में पूरी शराब पी जाता है। डेविड
डेविड बस उसे चुपचाप देखता रहता है। उस रात चार्ली और डॉक्टर शॉ अपने कमरे में इंसानों की उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं। दोनों इस खोज से बेहद उत्साहित थे, लेकिन बातचीत के दौरान चार्ली मजाक में कह देता है कि अगर जीवन बनाना ही बड़ी बात है तो वह भी यह काम कर सकता है। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन शॉ के दिल को चोट पहुंच जाती है। वह कभी मां नहीं बन सकती थी। अपनी गलती समझते ही चार्ली उससे माफी मांगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय चार्ली के शरीर के अंदर काला तरल अपना असर शुरू कर चुका था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। इधर इमारत में फंसे दोनों वैज्ञानिक बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। चलते चलते वे एक विशाल कमरे में पहुंचते हैं, जहां कई इंजीनियरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी भयानक जीव ने उनके शरीर अंदर से फाड़ दिए। दोनों घबराकर वहां से भागते हैं। भागते भागते वे उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां काले बर्तन रखे थे। अब तक वह काला तरल पूरी जमीन पर फैल चुका था। तभी उनमें से एक वैज्ञानिक की नजर उस तरल पर पड़ती है। उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है। उसका शरीर सांप और ईल के बीच का लगता था। देखने में छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें बेहद खतरनाक थीं। जीव विज्ञानी होने के बावजूद वह वैज्ञानिक सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। डरने की बजाय वह उस जीव को छूने के लिए हाथ बढ़ा देता है। कभी कभी विज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना घमंड होता है। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ता है, वह जीव बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। पल भर में उसकी उंगली पकड़ लेता है और पूरी ताकत से हाथ पर लिपट जाता है। दर्द से वह चीख उठता है। उसका साथी तुरंत चाकू निकालकर उस जीव को काट देता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उस जीव का खून तेजाब की तरह था। वह सीधे स्पेस सूट पर गिरता है और कुछ ही सेकंड में उसे गलाना शुरू कर देता है। इसके बाद वह जीव फिर से जिंदा होकर हमला करता है। इस बार वह सीधे वैज्ञानिक के हेलमेट के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह के रास्ते शरीर के भीतर चला जाता है। दूसरे वैज्ञानिक का हेलमेट भी तेजाब से पिघल चुका था। जहरीला काला तरल उसके चेहरे तक पहुंच जाता है। कुछ ही मिनटों में दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उधर जहाज पर किसी को भी इस भयानक हादसे की भनक तक नहीं थी। सबको लगता था कि सुबह होते ही वे अपने साथियों को सुरक्षित वापस ले आएंगे, लेकिन सुबह उनका सामना इंसानों से नहीं, कुछ और ही चीज से होने वाला था। अगली सुबह चार्ली की आंख खुलती है, लेकिन उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। उसका पूरा शरीर टूटा हुआ लग रहा था। वह लड़खड़ाते हुए शीशे के सामने जाता है। जैसे ही अपनी आंखों में देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। उसकी आंखों की नसें लाल पड़ चुकी थीं और पुतली के अंदर कोई अजीब सी चीज रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। वह घबरा जाता है, लेकिन उस समय उससे भी बड़ी परेशानी सामने थी। पिछली रात इमारत में फंसे दोनों वैज्ञानिकों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। पूरी टीम उन्हें ढूंढने के लिए दोबारा उसी रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ती है। चार्ली अपनी हालत सबसे छिपा लेता है। उसे उम्मीद थी कि शायद यह सिर्फ थकान होगी, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो हो रहा था वह अब किसी के बस में नहीं था। उधर डेविड चुपचाप टीम से अलग हो जाता है। उसे अब सिर्फ एक चीज की तलाश थी, इस पूरी जगह का असली रहस्य। वह एक दूसरी सुरंग में पहुंचता है और वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने जो दृश्य आता है, उसे देखकर साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण इमारत नहीं थी। जहां तक नजर जाती वहां हजारों काले पात्र रखे थे। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। यही वे पात्र थे जिनमें वह रहस्यमयी काला तरल भरा हुआ था। वही तरल जो छोटे कीड़ों को भयानक जीवों में बदल चुका था और चार्ली के शरीर को भी अंदर से बदल रहा था। डेविड आगे बढ़ता है तो उसे एक विशाल नियंत्रण कक्ष दिखाई देता है। वहां मौजूद मशीनें आज भी काम कर रही थीं। वह कुछ बटन दबाता है और फिर से एक पुरानी त्रिआयामी रिकॉर्डिंग चल पड़ती है। इस बार सच पहले से भी ज्यादा डरावना था। रिकॉर्डिंग में एक इंजीनियर उड़ान की तैयारी कर रहा था। उसके सामने अंतरिक्ष का नक्शा खुला हुआ था, लेकिन उड़ान शुरू होने से पहले ही पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी योजना को वहीं रोक दिया। डेविड समझ जाता है कि यह इमारत नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा एक विशाल अंतरिक्ष यान है। और तभी उसकी नजर एक बंद कैप्सूल पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर ध्यान से सुनता है। अंदर से हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही थी। 2000 साल बाद भी एक इंजीनियर जिंदा था। डेविड के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई देती है। उसे पता था कि अब इस मिशन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। टीम आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां दोनों वैज्ञानिक आखिरी बार देखे गए थे। जमीन पर सिर्फ एक लाश पड़ी थी। दूसरा वैज्ञानिक कहीं गायब था। तभी अचानक मरे हुए वैज्ञानिक के मुंह से वही डरावना जीव बाहर निकल आता है। वह बिजली की तरह भागता है और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो जाता है। सब लोग हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय चार्ली की हालत अचानक और खराब होने लगती है। वह घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ने लगती है। डॉक्टर शॉ तुरंत समझ जाती है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसके शरीर में वही काला संक्रमण फैल चुका है। अब एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा था। पूरी टीम चार्ली को लेकर जितनी जल्दी हो सके जहाज की ओर लौटने लगती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं चल रहा था, कुछ और भी उनका पीछा कर रहा था। उधर जहाज पर विकर्स पहले से ही तैयार खड़ी थी। जैसे ही उसने चार्ली की हालत देखी, उसने
सबको दूर रहने का आदेश दे दिया। उसे डर था कि अगर यह संक्रमण जहाज के अंदर फैल गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चार्ली भी अब समझ चुका था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि वह डॉक्टर शॉ को अकेला छोड़कर जा रहा था। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था, उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अफसोस था। उसे एहसास हो चुका था कि अनजाने में वह उसी चीज का शिकार बन गया जिसकी खोज में वह इतने सालों से निकला था। कुछ पल बाद वह लड़खड़ाते हुए विकर्स की तरफ बढ़ता है और इशारे से कहता है कि अब यही सही समय है। विकर्स बिना एक पल गंवाए अपना फ्लेम थ्रोअर उठा लेती है। अगले ही पल आग की तेज लपटें चार्ली को अपनी चपेट में ले लेती हैं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाता है। डॉक्टर शॉ ये सब अपनी आंखों के सामने देखती रह जाती है। जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे वह अब हमेशा के लिए जा चुका था। इस सदमे को वह सह नहीं पाती और बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेविड उसे बताता है कि वह गर्भवती है और गर्भ को बने हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। शॉ को अपनी ही बात पर यकीन नहीं होता। कुछ घंटे पहले तक तो वह बिल्कुल सामान्य थी, फिर 3 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है? उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा इंसान नहीं है। वह डेविड से उसे निकालने की गुहार लगाती है, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है। उसके लिए यह बच्चा कोई खतरा नहीं बल्कि एक अनमोल प्रयोग था। वह उसे हर हाल में जिंदा रखना चाहता था ताकि आगे उसका अध्ययन किया जा सके। इसके बाद वह शॉ को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। आखिरी पल में उसकी चाल समझ जाती है। वह बेहोश होने का नाटक करती है। जैसे ही डेविड और एक अन्य सदस्य उसे उठाकर ले जाने लगते हैं वह अचानक पूरी ताकत से हमला कर देती है। दोनों को धक्का देकर वह किसी तरह वहां से भाग निकलती है। उसे याद आता है कि विकर्स के निजी केबिन में एक अत्याधुनिक मेडिकल पॉड है। वह दर्द से कराहते हुए उसी तरफ दौड़ पड़ती है। किस्मत से मेडिकल मशीन अभी भी काम कर रही थी। वह जल्दी से ऑपरेशन का विकल्प चुनती है और खुद को मशीन के अंदर बंद कर देती है। अगले ही पल मशीन उसके पेट का ऑपरेशन शुरू कर देती है। यह दर्द इतना भयानक था कि शायद ही कोई इंसान उसे सह पाता, लेकिन शॉ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद मशीन उसके शरीर से उस रहस्यमयी जीव को बाहर निकाल देती है। उसे देखकर शॉ के होश उड़ जाते हैं। वह कोई इंसानी बच्चा नहीं था, वह एक अजीब ऑक्टोपस जैसी शक्ल वाला जीव था जो पैदा होते ही जिंदा होकर तड़पने लगा। शॉ बिना देर किए उस जीव को मेडिकल पॉड के अंदर ही बंद कर देती है और किसी तरह अपने जख्म सिलवाकर वहां से निकल जाती है। उसे लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जीव मरने वाला नहीं था। उधर जहाज के कंट्रोल रूम में अचानक अलार्म बजने लगता है। कैमरों में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। वह वही लापता वैज्ञानिक था, लेकिन अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी त्वचा पूरी तरह बदल चुकी थी। आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ हिंसा बची थी। जैसे ही एक क्रू सदस्य उसके पास पहुंचता है वह राक्षस जैसी ताकत से उस पर हमला कर देता है। एक ही वार में उसकी जान चली जाती है। पूरा जहाज अफरा तफरी में बदल जाता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। आग भी उसे रोक नहीं पाती। आखिरकार कप्तान और उसकी टीम एक भारी वाहन से उसे कुचल देते हैं। इसके बाद फ्लेम थ्रोअर से उसे पूरी तरह जला दिया जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद वह खतरनाक जीव आखिरकार मर जाता है। सबको लगा कि अब शायद हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन उसी समय डॉक्टर शॉ की मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली थी जिसके जिंदा होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से इस मिशन का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। डॉक्टर शॉ अभी भी ऑपरेशन के दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। उसके हर कदम पर घाव फिर से दर्द करने लगता था, लेकिन अब उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे इस जगह का सच जानना ही था। भागते भागते वह एक कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसके सामने पीटर वेलैंड खड़ा था, वही अरबपति जिसने इस पूरे मिशन पर बेहिसाब पैसा खर्च किया था। पूरी दुनिया को बताया गया था कि वह मर चुका है, लेकिन सच बिल्कुल अलग था। वह पूरे सफर के दौरान जहाज में छिपकर आया था। उसका मकसद इंसानों की उत्पत्ति जानना नहीं था, वह सिर्फ अपनी मौत को हराना चाहता था। उसे विश्वास था कि अगर इंजीनियर इंसानों को बना सकते हैं तो वे उसे हमेशा की जिंदगी भी दे सकते हैं। इसी बीच डेविड वहां पहुंचता है और सबको बताता है कि उसने एक इंजीनियर को जिंदा खोज लिया है। यह सुनते ही वेलैंड की आंखों में उम्मीद लौट आती है। शॉ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि इस ग्रह पर जो कुछ हुआ है उसे देखकर साफ लगता है कि इंजीनियर इंसानों के दोस्त नहीं है। अगर उन्होंने सच में यह सब बनाया है तो वे किसी भी वक्त उन्हें दुश्मन भी मान सकते हैं। लेकिन वेलैंड अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वह अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर है। आखिरकार सब लोग एक बार फिर उसी रहस्यमयी जहाज की ओर निकल पड़ते हैं। उधर कप्तान भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। पूरे नक्शे को देखकर उसे एक बड़ी बात समझ आती है जिसे वे अब तक कोई इमारत समझ रहे थे। वह असल में जमीन के नीचे छिपा एक विशाल अंतरिक्ष यान था, और उससे भी डरावनी बात यह थी कि उसके अंदर रखे हजारों काले पात्र किसी प्रयोग का हिस्सा नहीं थे। वे जैविक हथियार थे। अगर वे किसी आबादी वाले
वाले ग्रह पर पहुंच जाते तो पूरी सभ्यता कुछ ही समय में खत्म हो सकती थी। यह बात समझते ही कप्तान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उधर डेविड सभी को लेकर उस कक्ष में पहुंचता है जहां इंजीनियर 2000 साल से गहरी नींद में सो रहा था। डेविड मशीनें चालू करता है। धीरे धीरे कैप्सूल खुलने लगता है। कुछ सेकंड बाद विशालकाय इंजीनियर अपनी आंखें खोल देता है। इतनी लंबी नींद के बाद भी उसकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह उठकर हैरानी से अपने सामने खड़े इंसानों को देखने लगता है। वेलैंड एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वह तुरंत डेविड को आदेश देता है कि इंजीनियर से पूछो क्या वह मुझे अमर बना सकता है। डेविड उनकी भाषा में सवाल पूछता है। इंजीनियर कुछ देर तक चुपचाप वेलैंड को देखता रहता है। फिर वह धीरे से डेविड के सिर पर हाथ फेरता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। इंजीनियर का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वह अचानक डेविड का सिर पकड़कर इतनी जोर से मोड़ता है कि उसका शरीर अलग हो जाता है। डेविड का सिर दूर जा गिरता है। सब लोग घबरा जाते हैं। वेलैंड के सुरक्षा कर्मी तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों का इंजीनियर पर कोई असर नहीं होता। वह पल भर में सभी को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में वेलैंड भी उसके सामने बेबस खड़ा रह जाता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दुनिया पर राज किया था, वह अब अपनी ही बनाई उम्मीद के सामने हार चुका था। इंजीनियर उसे एक ही वार में मार डालता है। वेलैंड का सपना उसी जगह खत्म हो जाता है। किसी तरह डॉक्टर शॉ वहां से भाग निकलती है, लेकिन इंजीनियर उसका पीछा भी नहीं करता, क्योंकि उसके सामने उससे कहीं बड़ा मिशन था। वह सीधे अपने जहाज के नियंत्रण कक्ष में पहुंचता है। कुछ ही पलों में पूरा यान जिंदा होने लगता है। चारों तरफ मशीनें चालू हो जाती हैं। फिर वह अंतरिक्ष का नक्शा खोलता है और अपने अगले लक्ष्य के रूप में एक ग्रह चुनता है। वह ग्रह था पृथ्वी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जिस सभ्यता ने इंसानों को बनाया था, वही अब उन्हें हमेशा के लिए मिटाने निकल चुकी थी, लेकिन उन्हें रोकने की आखिरी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। इंजीनियर का विशाल जहाज अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। कुछ ही मिनटों में वह उड़ान भरने वाला था। अगर यह अंतरिक्ष में पहुंच जाता तो उसका अगला ठिकाना पृथ्वी होती। वहां मौजूद अरबों लोगों को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। डॉक्टर शॉ किसी तरह बाहर निकलकर कप्तान से संपर्क करती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वह चिल्लाकर कहती है कि किसी भी कीमत पर इस जहाज को रोकना होगा। अगर यह उड़ गया तो इंसानों का बचना नामुमकिन होगा। कप्तान कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके सामने सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वह अपनी जान बचा ले या पूरी मानव जाति को बचाने की कोशिश करे। उसने बिना हिचकिचाए दूसरा रास्ता चुना। वह अपने दोनों साथियों को कंट्रोल रूम में बुलाता है और पूरी योजना बताता है। प्रोमेथियस जहाज हथियारों से लैस नहीं था, इसलिए दुश्मन को हराने का सिर्फ एक तरीका बचा था, उसे खुद एक हथियार बनना था। लेकिन सबसे पहले कप्तान एक आखिरी काम करता है। वह विकर्स का निजी एस्केप पॉड अलग करके ग्रह की सतह पर भेज देता है। अगर कोई अपनी जान बचाना चाहता है तो उसके पास यही आखिरी मौका था। विकर्स बिना कुछ कहे उस पॉड में चली जाती है। दूसरी तरफ कप्तान और उसके दोनों साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तीनों जानते थे कि अब यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। फिर इंजन पूरी ताकत से चालू हो जाता है। प्रोमेथियस सीधे इंजीनियर के जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों विशाल जहाज जोरदार टक्कर से भिड़ जाते हैं। धमाका इतना भयानक होता है कि पूरा इलाका हिल उठता है। इंजीनियर का जहाज संतुलन खो देता है और वापस जमीन की तरफ गिरने लगता है। मिशन सफल हो चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। विशाल जहाज सीधे डॉक्टर शॉ और विकर्स की तरफ गिर रहा था। दोनों पूरी ताकत से भागने लगती हैं। उनके पीछे कई किलोमीटर लंबा जहाज लगातार लुढ़कता हुआ आ रहा था। घबराहट में विकर्स बार बार सीधी दिशा में भागती रहती है। आखिरकार गिरता हुआ जहाज उसी के ऊपर आ गिरता है। एक ही पल में उसकी मौत हो जाती है। उधर डॉक्टर शॉ आखिरी क्षण में रास्ता बदल देती है और एक बड़ी चट्टान की आड़ लेकर किसी तरह बच निकलती है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे अचानक पास ही विकर्स का एस्केप पॉड दिखाई देता है। उम्मीद की आखिरी किरण समझकर वह उसके अंदर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसे मेडिकल रूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर उसकी नजर उस जीव पर पड़ती है जिसे उसने कुछ घंटे पहले अपने शरीर से निकलवाया था। अब वह पहले जैसा छोटा नहीं था। कुछ ही घंटों में वह एक विशाल ओनेक्टोपस जैसे राक्षस में बदल चुका था। शॉ डरकर पीछे हट जाती है। तभी पीछे से जोरदार धमाका होता है। इंजीनियर जिंदा बच चुका था। वह पॉड के अंदर घुसते ही डॉक्टर शॉ पर हमला कर देता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शॉ का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी शॉ को एक आखिरी उपाय सूझता। मेडिकल रूम का दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल वह विशाल जीव बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और सीधे इंजीनियर पर टूट पड़ता है। उसकी लंबी भुजाएं इंजीनियर को जकड़ लेती हैं। इस बार शिकारी खुद शिकार बन चुका था। इंजीनियर पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उस जीव की पकड़ से छूट नहीं पाता। कुछ ही देर में वह वहीं दम तोड़ देता है। डॉक्टर शॉ किसी तरह पॉड से बाहर निकल आती है। अब वह इस पूरे ग्रह पर अकेली जिंदा इंसान थी। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी टूटा हुआ डेविड रेडियो पर उससे संपर्क करता है। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसका सिर अब भी काम कर रहा था। वह शॉ से कहता है कि इस ग्रह के नीचे और भी कई जहाज मौजूद हैं। वह उनकी भाषा और उन्हें उड़ाने का तरीका सीख चुका है। अगर शॉ चाहे तो वे अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन पृथ्वी लौटने की बजाय शॉ एक अलग फैसला लेती है। वह कहती है कि उसे जानना था कि उन्होंने इंसानों को बनाया क्यों और फिर उन्हें मिटाने का फैसला क्यों किया। डेविड उसकी इस जिद को मान लेता है। दोनों एक और जहाज लेकर उस रहस्यमयी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इधर उस एस्केप पॉड के अंदर जहाँ इंजीनियर की मौत हुई थी, उसके शरीर में अचानक हलचल शुरू होती है। कुछ ही पलों बाद उसकी छाती फट जाती है।
उसके अंदर से एक नया बेहद डरावना जीव बाहर निकलता है। उसका सिर लंबा था, शरीर काला था और उसका जन्म किसी भी सामान्य जीव की तरह नहीं हुआ था। यही वह पहला प्राणी था जो आगे चलकर पूरी आकाश गंगा के सबसे खतरनाक शिकारी की शुरुआत बनने वाला था। और डॉक्टर शॉ की अगली यात्रा इस रहस्य का जवाब देने वाली थी कि आखिर इंसानों के निर्माता इंसानों से इतनी नफरत क्यों करने लगे। यहीं से शुरू होती है अगली कहानी, एलियन कॉवेनेंट।